नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं उनके विषय में जान लेते हैं। आज हम लोगों ने नई सीरीज प्रारंभ की है। उस सीरीज में क्या है, हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12 यानी कि पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे, और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स बना के दे देंगे। तो आप आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स के माध्यम से पढ़िए। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बारे में जितना लिखा जाना चाहिए उतना लगभग लिखकर हम अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, और बगैर किसी पैसे में। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन छात्रों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आज हम लोग देख रहे हैं अध्याय 5 जिसका शीर्षक है समकालीन दक्षिण एशिया, यानी इस समय का दक्षिण एशिया। अब दक्षिण एशिया क्या है? दक्षिण एशिया आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं? चलिए हम लोग देख लेते हैं कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से राज्य आते हैं या कौन कौन से देश आते हैं। इनमें सबसे पहले भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश को हम लोग सम्मिलित करते हैं। ऐसी एक मूल अवधारणा बना ली है कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश को मिलाकर जो ये समूह बनेगा, इसको क्या कहते हैं? इसको दक्षिण एशिया कहते हैं। और ये दक्षिण एशिया, जो इस समय की दक्षिण एशिया है यानी समकालीन दक्षिण एशिया है, उसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे सिलेबस में। समकालीन दक्षिण एशिया नाम से कुछ विस्तार किया गया है, उस विस्तार को आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस दक्षिण एशिया में इस समय क्या हो रहा है, क्या परिस्थितियां हैं। उसके इतिहास में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि टॉपिक क्या है, समकालीन दक्षिण एशिया। चलिए, लेकिन जब हम आज भी पढ़ते हैं तो इतिहास का कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ता है। इस समकालीन दक्षिण एशिया में कैसे देश एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं, किस तरीके से अपने पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ये एक क्षेत्रीय संगठन बनाकर आगे बढ़ते हैं, और कैसे, चूंकि पड़ोसी होने के नाते इनमें आपस में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं से ये कैसे निपट रहे हैं, कैसे उनसे समझौता कर रहे हैं, और ये क्षेत्रीय संगठन किस तरीके से प्रभावी हो रहा है या प्रभावी हो रहा है, किस तरीके से ये आगे चल रहा है, इस पूरे अध्याय में हम लोग यही देखेंगे। वैसे विस्तार से इसका वीडियो हमने पहले बना दिया है, अगर आपको विस्तार से इस पर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 1 नंबर के होते हैं और 2 नंबर के होते हैं, उन पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। इस समय ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने के लिए सीबीएसई ने मूड बना लिया है। उत्तराखंड और यूपी बोर्ड वालों ने भी घोषित कर दिया है कि 30 से 35% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए जितने क्वेश्चन हम यहां पर करवाएंगे उससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हीं क्वेश्चंस से आपको लगभग 99% क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन जो बाउंसर होते हैं उनके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकताएं नहीं है। और हाँ, आपकी परीक्षाएं भी निश्चित तौर से अप्रैल और मई में होने की संभावनाएं हैं। तो अप्रैल और मई के बीच में आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। अभी आपको जनवरी, फरवरी, मार्च पूरा मिल रहा है पढ़ने के लिए। इस जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में पढ़ डालिए और आपको ये मौका है अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। चलिए,
इसमें मैं कभी बाद में डिस्कस करेंगे। यहां सीधे आते हैं दक्षिण एशिया की तरफ कि समकालीन दक्षिण एशिया में कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहला हम लोग जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो ये है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में नहीं है। तो ये बाकी जो 3 देश लिखे हुए हैं ये दक्षिण एशिया में ही हैं। केवल ये चौथा देश चाइना यानी चीन, जिसको हम लोग दक्षिण एशिया में सम्मिलित नहीं करते हैं। हमने आपको पहले बता दिया कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश हैं। इन्हीं को हम लोग दक्षिण एशिया में रखते हैं। चाइना को दक्षिण एशिया के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? चाइना या चीन। चीन ऐसा देश है जिसे हम दक्षिण एशिया में नहीं रखते हैं, या कह लीजिए विश्व पॉलिटिक्स में इसे दक्षिण एशिया में नहीं रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब दक्षिण एशिया में क्या क्या स्थितियां हो रही हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। कि अगला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का वो कौन सा देश है जो सैन्य तानाशाही से प्रभावित हुआ, यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात वो देश जो सैन्य तानाशाही से प्रभावित हुए वो कौन से हैं। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तान। पाकिस्तान सबसे ज्यादा बार सैन्य तानाशाही का शिकार हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी उसमें आ जाता है। तो यदि एक आपसे पूछा जाए तब हम पाकिस्तान लगा देंगे, लेकिन यदि 2 देश पूछे जा रहे हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है और 2 देश पूछ रहे हैं, तब दक्षिण एशिया में कौन से आ जाएंगे? पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैन्य हस्तक्षेप हुआ और उनके लोकतंत्र को नुकसान हुआ। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि सार्क क्या है और सार्क का निर्माण क्यों किया गया। ठीक है, एक तो पहले ये समझिए कि सार्क है क्या। सार्क है क्या? सार्क का पूरा नाम क्या है? तो सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि SAARC। क्या कहते हैं सार्क को? SAARC। एस से बना साउथ, ए से बना साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसको नाम दिया जाता है। हिंदी में इसे दक्षेस बोलते हैं। दक्षेस का मतलब होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब ये पूछा जा रहा है कि इसका निर्माण कब हुआ, सार्क का निर्माण कब हुआ। तो सार्क का निर्माण 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ। कहां हुआ? ढाका में हुआ। कब हुआ? 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ। और इसमें उस समय कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो उस समय इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश सम्मिलित थे। अफगानिस्तान को बाद में इसके 14वें शिखर सम्मेलन के दौरान सम्मिलित किया गया। ठीक है ना। अब एक चीज और इसमें देख लीजिए कि जो ये सार्क है इसका मुख्यालय कहां है। अगला क्वेश्चन आता है कि सार्क का मुख्यालय कहां है। कई बार पूछा जाता है कि सार्क का मुख्यालय या ये दक्षेस का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो दक्षेस का मुख्यालय कहां स्थित है? काठमांडू में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। कहां है सार्क का मुख्यालय? काठमांडू में स्थित है। अब सार्क का ही एक दूसरा क्वेश्चन है कि सार्क में एक समझौता किया गया जिसे कहा गया साफ्टा, यानी कि साफ्टा समझौता किन राष्ट्रों के संगठन के तत्वाधान में हुआ। क्वेश्चन क्या है देखिए, साफ्टा समझौता किन राष्ट्रों के संगठन के तत्वाधान में हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सार्क या दक्षेस।
अब ये साफ्टा या है क्या? साफ्टा का अर्थ सीधा सीधा हुआ कि देश अपने आपस में जो सहयोग करेंगे उसमें मुक्त व्यापार रखेंगे। क्या रखेंगे? मुक्त व्यापार। किसी भी प्रकार का इसमें शुल्क नहीं लगाया जाएगा। दक्षेस के जितने भी देश हैं इसको क्या कहा गया? इसको साफ्टा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? साफ्टा नाम दिया गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो साफ्टा है वो कब से प्रभावी हुआ, यानी कि अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता कब से प्रभावी हुआ, यानी कि सार्क बन जाने के पश्चात सार्क के अंदर दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता कब से प्रभावी हुआ। तो ये जान लीजिए कि ये प्रभावी कब से हुआ? ये 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ। कब से हुआ? 1 जनवरी 2006 से। इसे कई बार इस पे विचार विमर्श चला वो किया, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। और जब ये लागू हुआ तो कब से लागू हुआ? ये 1 जनवरी 2006 से इसको लागू किया गया। क्या है ये? साफ्टा, जो हम साफ्टा पढ़ रहे थे, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। तो ये कब से लागू हुआ? 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ। चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन आता है कि सार्क के 2 प्रमुख उद्देश्य बताइए। कौन से हैं उद्देश्य? किन उद्देश्यों को लेकर सार्क बनाया गया और सार्क की क्या स्थितियां हैं जिनको लेकर सार्क आज भी बना हुआ है। चलिए 2 उद्देश्यों को हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1, दक्षिण एशिया के जन सामान्य का जीवन स्तर उच्च करना, यानी कि दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उन देश के नागरिकों के या जन सामान्य का जो जीवन स्तर है उस जीवन स्तर को ऊपर उठाना, यानी कि उनको जो सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं, जो सुविधाएं विकसित देशों में प्राप्त हैं, उन सुविधाओं को उपलब्ध कराना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरा है सदस्य राष्ट्रों की आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना, यानी कि सदस्य राष्ट्र जो हैं, जो अभी हमने आपको बताए, वो सदस्य राष्ट्र अपनी आत्मनिर्भरता में वृद्धि करें, यानी कि वो दूसरे पर आश्रित ना रहें, या यदि वो आश्रित भी रहना चाहते हैं तो सार्क के देश एक दूसरे पर निर्भर हों, यानी कि सार्क अपने आप में आत्मनिर्भर बने। ये इसके 2 मूल उद्देश्य थे जिन उद्देश्यों के कारण इसको आज भी बनाए रखा गया है। भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल के बीच तमाम कटुताएं आई, लेकिन सार्क आज भी बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो हम लोगों ने बनाया था कि किस तरीके से ये श्रीलंका भी इसमें सम्मिलित है सार्क में, तो श्रीलंका में क्या क्या समस्याएं आई। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा श्रीलंका को समझ लेते हैं। श्रीलंका में एक समस्या आई, उनके यहां एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। उस आंदोलन को क्या कहते हैं? LTTE, यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ठीक है, चलिए पहले इसी को देख लेते हैं। क्वेश्चन है LTTE का पूरा नाम बताइए। LTTE का पूरा नाम बताइए। तो LTTE का पूरा नाम क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, यानी जो तमिल ईलम नामक एक संगठन है, इसने क्या किया? इसने अपने आप को श्रीलंका से अलग करने का, अलग राज्य मांगने का कार्य किया और वहां पर उपद्रव प्रारंभ हो गया। अब देखिए, तो आपको समझ में आ गया LTTE का पूरा नाम क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ठीक, अब इसमें अगला क्वेश्चन आता है कि LTTE की क्या मांग थी तथा श्रीलंका के किस हिस्से में इनका नियंत्रण था। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हैं
और कभी कभी ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिए जाएंगे, दोनों एक साथ पूछ लिया जाएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो एक पूछा जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि एलटीटीई की मांग क्या थी। एलटीटीई की मांग थी, अलग तमिल राज्य की मांग थी इनकी। कौन सी थी? अलग तमिल राज्य की इनकी मांग थी, और ये श्रीलंका के जाफना क्षेत्र में इनका नियंत्रण था। कहां था? श्रीलंका का जो एक प्रांत है जाफना, तो जाफना में इनका पूरी तरीके से नियंत्रण था। जाफना में कहीं ना कहीं इनके विरुद्ध जाकर श्रीलंका की सरकार भी कार्य नहीं कर पाती थी, तो श्रीलंका में। और ये हैं कौन? एलटीटीई के लोग। ये एलटीटीई के लोग कहीं ना कहीं ब्रिटिश काल में भारत से, दक्षिण भारत से गए हुए वो तमिल लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं तमिलनाडु की सरकार से सहयोग प्राप्त होता था, और इसी आधार पर भारत और श्रीलंका के संबंधों में कई बार तनाव आया। श्रीलंका इसमें अपने आंतरिक मामले में भारत का हस्तक्षेप मानता था, जबकि तमिलनाडु के लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उन्हें अपना मानते हैं, इसलिए उनके सहयोग के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। यही कारण था जो दक्षेश को मजबूत होने में कहीं ना कहीं एक अलग स्थिति पैदा कर रहा था। चलिए अब इसमें हम लोग ले लेते हैं कि भारत तथा बांग्लादेश के मध्य, भारत तथा बांग्लादेश, अभी हमने श्रीलंका का देखा कि किस तरीके से भारत और श्रीलंका के मध्य स्थितियां गड़बड़ होती थी। अब देख लेते हैं कि भारत तथा बांग्लादेश के मध्य सहयोग तथा असहयोग के 2 मुद्दे बताइए। यानी 2 मुद्दे ऐसे जो सहयोग करते हो, जो दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करते हो, और 2 मुद्दे ऐसे जिन पर भारत और बांग्लादेश एक दूसरे का असहयोग करते हो। याद है आपको? नहीं है यार? चलिए हम बता देते हैं वो कौन से मुद्दे हैं। अब सहयोग के मुद्दे देखिए। सहयोग के मुद्दे कौन कौन से हैं? 1996 में फरक्का गंगा जल बंटवारे पर समझौता हुआ, यानी फरक्का नामक समझौता हुआ। याद रखिएगा, फरक्का नामक जो समझौता हुआ उसे दोनों देश बड़े मन से मानते हैं, तो सहयोग करते हैं एक दूसरे का। और फरक्का नामक जो गंगा के जल के बंटवारे का समझौता हुआ 1996 में, उसको ये लोग मानते हैं। और दूसरा मुद्दा क्या है? आतंकवाद का मुद्दा, जिसे भारत और बांग्लादेश पूरे मन से, पूरे सहयोग के साथ एक दूसरे को का सहयोग करते हैं और सहयोग देते हैं एक दूसरे को। वहीं पे असहयोग के मुद्दे कहां खड़े हो जाते हैं? जहां भारत और बांग्लादेश का असहयोग होता है, वो कौन से मुद्दे हैं? सबसे पहले चकमा शरणार्थियों का मुद्दा। चकमा शरणार्थियों के बारे में बांग्लादेश कहता है नहीं, इनको हम नहीं ले सकते हैं, और भारत कहता है कि ये आकर हमारे यहां अतिरिक्त जनसंख्या का बोझ बढ़ा रहे हैं। तो इन चकमा शरणार्थियों के ऊपर भारत और बांग्लादेश में लगातार विवाद मचा रहता है, और इन दिनों तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। दूसरा क्या है? बांग्लादेश में होने वाली भारत विरोधी गतिविधियां, यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रभाव में आकर कुछ ऐसे थोड़े से लोग बांग्लादेश में हैं जो पाकिस्तान के प्रभाव में आकर भारत विरोधी गतिविधियां वहां पर चलाने लगते हैं। जब भारत विरोधी गतिविधियां वहां चलने लगती हैं तो भारत उनसे कहता है बांग्लादेश से कि इन गतिविधियों को बंद कराइए, लेकिन वो उनके वोटर हैं, उनके लोग हैं, तो बांग्लादेश सरकार उन पर उतना प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पाती है, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच में असहयोग हो जाता है और कहीं ना कहीं संबंधों में एक खटास पैदा हो जाती है। बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, लेकिन यहां उन मुद्दों की चर्चा हम नहीं करेंगे। हम लोग सीधा आ जाते हैं कि जो सार्क है, वो सार्क इन सारे मुद्दों के बावजूद भी कहीं ना कहीं अपने उपयोगिता को बनाए रखा है उसने, क्योंकि हमेशा भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत भूटान, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खटास देखने में मिलता है, भारत श्रीलंका। तो इन खटास के बावजूद भी भारत
के प्रभाव में सार्क देशों का ये संगठन, दक्षिण एशियाई देशों का ये संगठन जिसे सार्क नाम दिया गया है, ये सार्क अपनी उपयोगिता को बनाए हुए है। इसका पूरा नाम भी हमने आपको लिखवा दिया था और इसकी उपयोगिता भी आपको बता दी गई थी। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं ये आपको बता दिया था। फिर से एक बार समझ लीजिए कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश को कहीं ना कहीं इसमें गिना जाता है। अब देख लेते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कि इन देशों में किस प्रकार के शासन की व्यवस्था है और ये शासन की व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है और ये कब कब गड़बड़ हुई या किन स्थितियों में ये गड़बड़ होती है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं नेपाल को। नेपाल में क्या हुआ? नेपाल में राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था। फिर ये संवैधानिक राजतंत्र हुआ, लेकिन नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र रहा और इसके पश्चात अब इसको लोकतंत्र या गणतंत्र में बदल दिया गया है। किसमें बदल दिया गया है? लोकतंत्र या गणतंत्र में बदल दिया गया है। नेपाल को हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका, भारत जब से स्वतंत्र हुआ और श्रीलंका जब से स्वतंत्र हुआ, आपको मालूम है कब भारत स्वतंत्र हुआ? 1947 में, 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में। तो 47 और 48 में जब से ये स्वतंत्र हुए वहां पर लगातार लोकतंत्र कायम है। श्रीलंका में एलटीटीई ने समस्या क्रिएट की तो भारत में पंजाब और जम्मू कश्मीर ने समस्याएं क्रिएट की, लेकिन इन समस्याओं को सुलझा लिया गया और लोकतंत्र को कभी खतरा उत्पन्न नहीं हुआ। लगातार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं यहां पर लागू हैं। चलिए, श्रीलंका और भारत को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं बांग्लादेश तथा पाकिस्तान को। बांग्लादेश तथा पाकिस्तान में कौन सा शासन व्यवस्था है? पहले तो इन्होंने किसको अपनाया? लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन यहां पर सेना इतनी ताकतवर है कि यहां लोकतंत्र के साथ साथ बीच में सैनिक तानाशाही भी लागू हो जाती है। यहां मार्शल लॉ लागू हो जाता है और मार्शल लॉ, सैनिक तानाशाही से सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन सा है? पाकिस्तान है, जिसे हम ऊपर भी बता चुके हैं आपको। चलिए, अगला हम लोग देख लेते हैं कि भूटान में क्या स्थिति है। भूटान में राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र, क्या हुआ? राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र की तरफ बढ़ा भूटान। कब? 2008 से। 2008 से भूटान में जो राजतंत्र था उसको क्या बना दिया गया? संवैधानिक राजतंत्र बना दिया गया, जैसा कि ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन के संवैधानिक राजतंत्र के तरीके से ही भूटान ने भी अपने राजतंत्र को संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तित कर दिया है। ठीक है ना? तो अब भूटान क्या है? संवैधानिक राजतंत्र है। कई बार आ जाता है मिलान कीजिए किसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, तो आपको उस मिलान के दौरान ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां कौन सी व्यवस्थाएं हैं। अब आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कौन सा शासन है? तालिबानी शासन है। वहां लगातार उपद्रव हो रहा है, आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, तालिबानी आतंकवादी हैं। तो वहां पर लगातार अमेरिका के द्वारा निर्देशित शासन चल रहा है, या कह लीजिए शासन भी नहीं चल रहा, उस उपद्रव को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन तालिबान के द्वारा लगातार ऐसा उपद्रव है कि अमेरिका भी वहां काफी समय से फंस के रह गया है। वो अमेरिका वहां से निकलना चाहता है, लेकिन वहां से निकल नहीं पा रहा है। इस समय निकलने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन उसी दौरान ये कोरोना समस्या आ गई, तो अमेरिकन वहां से निकल नहीं पाए हैं। चलिए, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमने पहले आपको बता दिया है कि अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका को आजादी कब प्राप्त हुई?
तो श्रीलंका को आजादी कब प्राप्त हुई? 1948 में। भारत को कब हुई? 1947 में। पाकिस्तान को कब हुई? 1947 में। भारत से एक दिन पहले पाकिस्तान को आजादी मिली। पाकिस्तान को 14 अगस्त में ही मिल गई और भारत को 15 अगस्त में मिली। तो ये चीजें याद रखिएगा, क्योंकि पूछ लेता है कि ये कब स्वतंत्र हुए और बांग्लादेश को कब मिली? 1971 में मिली। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 1954 और 55 में, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1954 और 1955 में सिएटो तथा सेंटो नामक सैन्य गठबंधन में सम्मिलित हुआ? दक्षिण एशिया का वो कौन सा देश है, पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है पाकिस्तान। क्वेश्चन कई तरीके से घुमा के भी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित देशों में से वो कौन सा दक्षिण एशियाई देश है जो 1954 और 55 में सिएटो तथा सेंटो नामक पूंजीवादी सैनिक गठबंधन में सम्मिलित हुआ? तो इसका आंसर भी क्या है? पाकिस्तान है। तो ये आपको केवल भाषा की जो समस्याएं हैं उसे ध्यान रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसमें अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो किन देशों के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। आपको याद होगा भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में एक युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद जब मध्यस्थता की गई और वो युद्ध रुका, तब सोवियत संघ के ताशकंद नामक शहर में एक समझौता किया गया जिसमें कौन कौन से देश सम्मिलित थे? भारत और पाकिस्तान दोनों सम्मिलित थे। और यहीं ताशकंद में हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था। उस निधन पर काफी विवाद है, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग यहां नहीं करेंगे। तो यहां आपके लिए कौन से दो क्वेश्चन हो गए आपके पास कि ताशकंद समझौते में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो भारत और पाकिस्तान था, और ताशकंद में ही हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था। तो कई बार आपसे पूछ सकता है कि ताशकंद में कौन से भारतीय प्रधानमंत्री का निधन हुआ था? तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि बांग्लादेश को मुक्ति कब प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश को मुक्ति कब प्राप्त हुई? तो आपको याद है कब प्राप्त हुई? ये दिसंबर 1971 में प्राप्त हुई। बांग्लादेश को दिसंबर 1971 में पाकिस्तान से अलग करके उसको मुक्त करा दिया गया। अब यहां पर शब्द प्रयोग हो रहा है कि मुक्ति कब मिली। मुक्ति का मतलब होता है आजादी कब मिली। आजादी का मतलब होता है जब वो गुलाम हो। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां पैदा हो गई थी कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान को सहन नहीं कर पा रहा था, उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था, उनके ऊपर अन्याय कर रहा था। तो उसी स्थिति में पूर्वी पाकिस्तान आ गया था जिसको आज बांग्लादेश के नाम से जान रहे हैं। पंजाबियों ने बंगालियों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। तो इन पंजाबियों के अत्याचार से बचने के लिए बंगालियों ने एक मुक्ति आंदोलन चलाया और उसी मुक्ति आंदोलन के पश्चात दिसंबर 1971 में इनको क्या हुआ? बांग्लादेश एक नए राज्य के रूप में बना। तो बांग्लादेश को मुक्ति कब मिली? दिसंबर 1971 में। याद रखिएगा। इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन के साथ उनकी चीजें बता दे रहा हूं। अगर सीधा सीधा बता दूंगा तो आपको याद नहीं रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग। इसमें आता है कि फरक्का संधि किन दो देशों के बीच हुई? फरक्का संधि अभी हमने आपको बताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो सहयोग के मुद्दे हैं, उन सहयोग के मुद्दों में क्या है? गंगा नदी के जल का बंटवारा। यानी कि फरक्का संधि के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच में एक संधि हुई, जिस संधि ने यह निर्धारित किया कि भारत और
बांग्लादेश किस तरीके से गंगा नदी के जल का बंटवारा करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश में जब गंगा नदी जाती है तो उसका नाम क्या है? क्या है नाम? है पद्मा। जब गंगा का प्रवेश बांग्लादेश में हो जाता है तब वहां उसका नाम क्या होता है? पद्मा नाम होता है। याद रखिएगा, कभी भी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, यहां तो नहीं पूछा जाएगा है, लेकिन उसका नाम क्या है? पद्मा है। चलिए, तो फरक्का संधि किन दो देशों के बीच हुई? बांग्लादेश तथा भारत के मध्य ये हुई। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत तथा श्रीलंका के मध्य मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए गए। कब किए गए? एक तो साफ्टा के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन साफ्टा से पहले ही भारत तथा श्रीलंका के मध्य मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर कर लिए गए थे। मुक्त व्यापार क्या है कि भारत जो भी निर्यात करेगा श्रीलंका से और जो भी चीजें आयात करेगा उस पर न भारत बहुत ज्यादा शुल्क लगाएगा न श्रीलंका लगाएगा, या कह लीजिए फ्री ट्रेड है, यानी कि कोई एक दूसरे पर शुल्क नहीं लगाएंगे। एक दूसरे का सामान एक दूसरे देश में आयात और निर्यात बगैर किसी शुल्क के किया जाएगा। यानी कि सरकारें जो शुल्क आयात पर और निर्यात पर लगाती हैं वो शुल्क यहां पर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है ना? तो वो हस्ताक्षर कब किए गए? वो हस्ताक्षर किए गए 1998 में। कब? 1998 में किए गए। ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद साफ्टा ने तो सार्क के सारे सदस्य देशों के साथ वो सारी चीजें कर दी, लेकिन उससे पहले ही भारत और श्रीलंका के मध्य मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऐसी ही एक संधि भारत और नेपाल के भी मध्य हुई थी, और भारत और नेपाल के मध्य तो संधि बड़ी बृहद रूप से हुई थी कि भारत के नागरिक नेपाल में जा सकते हैं और नेपाल के नागरिक भारत में आ सकते हैं। उन्हें किसी प्रकार की वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। एक दूसरे देशों में लोग बगैर वीजा के आ जा सकते हैं, वहां रह सकते हैं, वहां नौकरियां कर सकते हैं और बहुत सारी सुविधाएं उन देशों में प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी संधि भारत और नेपाल के बीच बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, और कई बार तो नेपाल के लोगों को भारतीय सेना में भी सम्मिलित किया जाता है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि दूसरे देश के नागरिक को हम अपनी सेना में भी स्थान देते हैं। तो ये क्या है? ये है दक्षिण एशिया। आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे? दक्षिण एशिया पढ़ रहे थे, और दक्षिण एशिया में जितने क्वेश्चन शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकते थे वो हम लोगों ने लगभग बना लिए हैं। इन क्वेश्चंस के माध्यम से ही आप अपने पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस हम पहले अध्यायों में बता चुके हैं उन क्वेश्चंस को यहां दोबारा हमने रिपीट नहीं किया है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आपको कम से कम क्वेश्चन दूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। तो हमने पहले ये मान के रखा है कि आपने पहले दूसरे तीसरे चौथे पाठ में उनको पढ़ लिया है, तो पांचवें पाठ में उसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए कम से कम क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं। चलिए, आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। समकालीन दक्षिण एशिया में इससे ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। वैसे तो पढ़ने के लिए तो बहुत ज्ञान है यहाँ पर, आप पूरे का पूरे 10वीं PhD आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन कक्षा 12 के लिए जितना आवश्यक है उतना ही पढ़िए। उसी को हम लोग देख रहे हैं, और हमने 1-2% क्वेश्चंस को छोड़ दिया है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि कई बार ऐसे क्वेश्चन बाउंसर के रूप में डाल दिए जाते हैं। उन बाउंसर के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन छात्रों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए और अपने साथियों को इसको शेयर करिए, और जो भी आवश्यकता आपको है वो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए।
हमने आपको प्रारंभ में ही बता दिया था कि हम आपको फ्री में नोट्स उपलब्ध कराएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर पीडीएफ में मिल जाएंगे। वो हमने बहुत मेहनत करके नोट्स बना के वहां पर उपलब्ध करवाए हैं, तो इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो आपको पहले वीडियो फ्री में प्रोवाइड करवा देते हैं, लेकिन नोट्स के लिए पैसा मांगने लगते हैं। मैं यहां आपसे एक भी पैसा नहीं लूंगा, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक, कल हम नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।